बरायो फाइटम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत हालत खराब है। आप कराओ जी था। जैक एंड जॉन का पहने हुए बेटे कराओ ये। जैक एंड जॉन का स्थापना कब हुआ? नहीं पता है। चलिए खड़ा हो जाइए। अभी प्रश्न कौन पूछे हैं? खड़ा हो जाइए। एडमिशन लिए हैं? अच्छा, कहाँ रसीद? और रसीद पापा को दे दिए हैं? अच्छा, अब पापा से लेके मम्मी को दे दीजिएगा। बैठिए। आइए, कहाँ पर है? देख रहे हैं स्थिति कितना गड़बड़ है। याद नहीं करिएगा, कहीं का नहीं रहिएगा। अभी जो प्रश्न पूछे ये तो आसान प्रश्न, इस परीक्षा में थोड़े पूछा जाएगा। परीक्षा में इससे स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा जाएगा, और यही में अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो छोड़ दीजिए सपना। दरोगा बनने वाला ढेरिक बिहार में भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कहां पर थे? किडनी पर थे। आइए दोस्तों, हम समझ रहे थे उत्सर्जन को, उत्सर्जन की प्रक्रिया को। और उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या देखे थे कि सजीव के शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन मेटाबॉलिज्म के दौरान कई ऐसे लाभदायक चीजों को, लाभदायक मतलब शरीर के लिए आवश्यक चीजों का निर्माण होता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म के दौरान आवश्यक चीजों के निर्माण होने के साथ साथ कुछ अनावश्यक एवं हानिकारक चीजों का निर्माण होता है। उसी को शरीर से बाहर करना अनिवार्य है, नहीं तो शरीर का जिंदा रहना संभव नहीं है। तो हानिकारक, अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं होती है। इस बात को आप समझ चुके हैं क्या? पौधों में कई अनावश्यक चीज तो बनते हैं, लेकिन पौधों के लिए अनावश्यक चीज उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो हम पौधों के संदर्भ में यह समझे थे कि पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद हम जंतुओं में उत्सर्जन पढ़े। जंतुओं में मुख्य रूप से कितने पदार्थों का उत्सर्जन हुआ था? 3 पदार्थों का, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन हुआ था। उसके बाद हम मानव के उत्सर्जन पर आए थे, और मानव में उत्सर्जन के लिए बेहतरीन उत्सर्जन तंत्र बना होता है। बेहतरीन का मतलब अति विकसित उत्सर्जन तंत्र। और अति विकसित इसलिए भी कि पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी कौन है? मानव है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग है समझ गए थे? 2 किडनी है, 2 मूत्रवाहिनी नली है, 1 मूत्राशय है और 1 मूत्र मार्ग। यानी कि उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो किडनी है। किडनी उत्सर्जन में किस प्रकार से मदद करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले किडनी के संरचनाओं को समझना पड़ेगा कि किडनी की संरचना कैसी है, और फिर उनके कार्यों को समझेंगे। वैसे कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करने वाले जो मुख्य अंग है हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, वह क्या है दोस्तों? किडनी है। और लेकिन हम पढ़े थे कि सजीवों के शरीर में उत्सर्जन के साथ साथ एक और प्रक्रिया चलती रहती है। कौन? ऑस्मो रेगुलेशन। उत्सर्जन के साथ साथ सजीवों के शरीर में एक और प्रक्रियाएं चलती रहती है जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। ये दोनों ही कार्य मानव के किडनियों के द्वारा संपन्न होता है। उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों ही कार्य मानव के किडनी के द्वारा संपन्न होता है दोस्तों। तो आइए किडनी को समझते हैं एक बार फिर से नहीं, पहली बार ना है। किडनी की जो संरचना है, सबसे पहले किडनी किस तंत्र से संबंधित अंग है? उत्सर्जन से। लेकिन किडनी उत्सर्जन के अलावा और कौन से कार्यों को अंजाम देती है? ऑस्मो रेगुलेशन। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, मानव के शरीर में उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो
रेगुलेशन की प्रक्रिया भी होती रहती है और दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है और दोनों ही कार्यों को किडनी ही अंजाम देते हैं। कैसे अंजाम देते हैं उसके लिए सबसे पहले किडनी की संरचना को समझ लेते हैं दोस्तों। किसको? संरचना। अब जानते हैं कि मानव का जो शरीर है उसको डायफ्राम, मानव के शरीर को डायफ्राम दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में? दो भागों में। डायफ्राम जो है एक प्रकार का मांसल एरिया है। क्या है दोस्तों? मांसल एरिया है। डायफ्राम एक मांसल भाग है जो हमारे शरीर को कितने भागों में बांट देता है? दो भागों में। ऊपर के भागों को कहते हैं थोरेसिस कैविटी। क्या कहते हैं? थोरेसिस कैविटी, या आम बोलचाल की भाषा में छाती वाले भाग। और डायफ्राम के नीचे के हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और इसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पेट। तो डायफ्राम मानव के शरीर को कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो हिस्सों में दोस्तों। डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा थोरेसिस कैविटी या छाती वाले हिस्से को क्या कहते हैं? थोरेसिस कैविटी। डायफ्राम के नीचे के हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले हिस्से को। अब थोरेसिस कैविटी की बात करिएगा तो इसमें केवल दो अंग है, फेफड़ा और हृदय। थोरेसिस कैविटी में मात्र कितने अंग हैं? दो अंग है, फेफड़ा प्लस हृदय। फेफड़ा प्लस हृदय। बाकी जितने भी अंग है किस में है? एब्डोमिनल कैविटी में। कहां पर है? एब्डोमिनल कैविटी में। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो किडनी एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है। किडनी कहां स्थित है? एब्डोमिनल कैविटी में। आपसे वही पूछ देगा लीवर कहां स्थित है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, लीवर कहां स्थित है? एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है। ठीक है, क्या हुआ? हम भी सोचे गलत तो नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, याद रखना यही है कि थोरेसिस कैविटी में केवल और केवल क्या है? फेफड़ा और बाकी सारे के सारे कहां है? पेट में। तो किडनी कहां पर है? तो मानव शरीर में किडनी एब्डोमिनल कैविटी में है। और चूंकि किडनी की संख्या दो है तो निश्चित रूप से एक बाएं तरफ है और एक दाएं तरफ है, एक तरफ तो नहीं है। तो किडनी की संख्या मानव शरीर में दो है और यह किडनी डायफ्राम के नीचे अर्थात मानव के शरीर के एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उदर गुहा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। ठीक है, थोरेसिस कैविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो किडनी आपका किधर स्थित है? उदर गुहा में स्थित है। दोनों तरफ के तरफ है? दोनों तरफ। कोई भी अंग मानव शरीर में जोड़े में है तो एक तरफ नहीं है दोस्तों, दोनों तरफ है। अब किडनी उदर गुहा में स्थित है। यह किडनी कैसे दोस्तों? तो किडनी की संरचना जो एकदम सेम के बीज के समान है दोस्तों। किडनी की जो संरचना है वह सेम के बीज के क्या है? समान है। सेम के बीज के क्या है दोस्तों? समान है। यानी कि कुछ इस तरह है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई देखिए कितना है किडनी का। तो किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। तो मानव का किडनी जो एकदम सेम के बीजों के समान होता है। किसके समान? सेम के बीज के समान। हालांकि ये परीक्षा में पूछेगा नहीं लेकिन सब राइटर सेम का बीज लिखबे ठो करता है। ठीक है, तो सेम के बीज के समान है। और सेम के बीज कैसे होता नहीं देखे तो समझ लीजिए ऐसे ही होता है दोस्तों। तो किडनी कुछ इस तरह से होता है। उदर गुहा में होता है, एक बाएं होता है, एक दाएं होता है। अब किडनी हमारे जितने भी अंग है ना, सब अंग के ऊपर सुरक्षात्मक लेयर चढ़ा हुआ है।
सब अंग के ऊपर क्या है? एक सुरक्षात्मक लेयर चढ़ा हुआ है, सुरक्षात्मक लेयर चढ़ा हुआ है। हृदय के ऊपर भी सुरक्षात्मक लेयर था जिसको पेरिकार्डियम बोले थे। फेफड़ा के ऊपर भी सुरक्षात्मक लेयर था जिसको प्लूरा बोले थे कि नहीं? फेफड़ा के बारे में पढ़ चुके थे। फेफड़ा के ऊपर की जो सुरक्षात्मक परत थी उसको प्लूरा बोले थे। हृदय के ऊपर के सुरक्षात्मक कवच को पेरिकार्डियम बोले थे। तो इस तरह हमारे जितने भी अंग है ना, महत्वपूर्ण अंग, उन सब पर एक सुरक्षात्मक लेयर चढ़ा होता है कि ताकि उसके जो बगल में अंग है ना उससे वो घर्षण करके क्षतिग्रस्त न हो जाए। किडनी के ऊपर भी संयोजी ऊतक की एक परत चढ़ी रहती है जिस परत का नाम होता है कैप्सूल। दोस्तों क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कैप्सूल हो गया। तो किडनी के ऊपर जो दोस्तों, किडनी के ऊपर जो है एकदम सुरक्षात्मक परत जो चढ़ा रहता है दोस्तों, सुरक्षात्मक परत जो चढ़ा रहता है, इस सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है? और ये कैप्सूल संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। कैप्सूल किसका बना होता है? तो किडनी की आकृति सीम के बीच के समान होता है और किडनी की क्षेत्रफल समझ गए, लंबाई 10 से, चौड़ाई 5 से 7, मोटाई 2 से 3 होता है। ऊपर के सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का काम है इसे सुरक्षा देना, बाहरी आघातों से बचाना और आंतरिक अंगों के घर्षण से इस किडनी को सुरक्षित रखना। अब ध्यान दीजिए कि किडनी जो है सुरक्षात्मक परत तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। पहली वाली किडनी टेढ़ हो गया था। अब देखिए किडनी का बाहरी हिस्सा जो है, सॉरी भीतरी हिस्सा जो थोड़ा क्या होता है? दबा होता है कि नहीं है? एक तो समझिए इस किडनी के जो ये बाहरी भाग है ये आकृति उत्तल आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तल आकृति। यानी किडनी की जो बाहरी आकृति है ये कैसी कहलाती है? उत्तल आकृति। ये जो बीच में दबा हुआ ना इस आकृति को क्या कहते हैं? अवतल आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। दोनों ही अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना? उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो बता देते हैं, कोई लेंस से तुरंत समझ जाइएगा। दोस्तों ये है उत्तल लेंस, ठीक है? ये है उत्तल लेंस और ये क्या है? अवतल लेंस, ठीक है? अब कहिएगा ये क्यों है उत्तल लेंस? तो दोस्तों यही है उत्तल लेंस, ठीक है? और ये है अवतल लेंस। तो किडनी को जो बाहरी एरिया है आंखों से देख करके इन्हें दो तरह से बताया जाता है। किस तरह से? किडनी की बाहरी हिस्सा क्या है? उत्तल, जबकि भीतरी हिस्सा क्या है? अवतल। अब ध्यान दीजिए कि इसके जो अवतल हिस्से पर दबे हुए भाग है, किडनी के अवतल हिस्से पर जो दबे हुए भाग है, किडनी के जो अवतल हिस्से पर दबे हुए भाग है दोस्तों, इस दबे हुए भाग को हम कहते हैं क्या? हाइलम कहते हैं। इस दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। यानी हाइलम आकृति, मान लीजिए पूछ दे कि हाइलम आकृति उत्तल सरफेस पर है या किडनी के अवतल सरफेस पर? अवतल सरफेस पर। तो किडनी के अवतल इलाके के, अवतल आकृति वाले इलाके में जो दबा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और ये पूरा यहां से ये एरिया पूरा का पूरा हाइलम में कहलाएगा। और इस हाइलम में एक कीप के समान संरचना बना रहा है। इस हाइलम में जो ये कीप के समान संरचना बना हुआ दोस्तों, इसे कहते हैं क्या? पेल्विस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्लियर हो गया? किडनी के बाहरी आकृति कैसी है? उत्तल है। भीतरी आकृति कैसे है? अवतल है। किडनी के अवतल आकृति वाले इलाके के दबे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। और हाइलम में जो ये कीप समान संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। हाइलम में जो ये कीप समान संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्लियर हो गया? हाइलम क्या है, पेल्विस क्या है? क्लियर? उत्तल आकृति, अवतल आकृति, क्लियर? और किडनी का वजन देख लिया ना कितना होता है? और वो एक किडनी, औसतन एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। औसतन एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है।
क्लियर हो गया दोस्तों? हाइलम किसे कहते हैं, पेल्विस किसे कहते हैं? क्लियर हो गया ना? यानी कि हाइलम और पेल्विस दोनों ही किडनी के उत्तल क्षेत्र में है या अवतल क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? अवतल क्षेत्र में। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों अगला चीज को समझिए। किडनी के जो कार्य है वो दो ही है, उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन। बात मत करिए, किडनी के जो कार्य वो दो है, उत्सर्जन और मानव उत्सर्जन के दृष्टिकोण से कैसे जीव है? यूरियोटेलिक की यूरिकोटेलिक? यूरियोटेलिक। कैसे है? यूरियोटेलिक। पीछे वाला इधर उधर नहीं करिए, आवाज ने मुंह खुद से खुल रहा है, बोलिए। ठीक है, मानव कैसे जीव है? यूरियोटेलिक जीव है। यूरियोटेलिक जीव है यानी किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। दोस्तों मानव किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया। अब कहिएगा ये यूरिया का उत्सर्जन करेगा तो ये यूरिया रहता कौन? मानव के रक्त में। जो उत्सर्जी मुख्य पदार्थ मानव के शरीर का यूरिया है, यूरिया कहां रहते हैं? रक्त में रहते हैं। और रक्त, यूरिया युक्त रक्त जाता है कहां? किडनी के भीतर। अब किडनी उस रक्त से यूरिया को क्या करता है? अलग करता है। अब किडनी रक्त से यूरिया को अलग करके क्या कर देता है? मूत्र में डाल देता है और फिर हम मूत्र के माध्यम से यूरिया को बाहर कर देते हैं। यानी कि किडनी उत्सर्जन में सहायता करता है। तो कैसे करता है? तो निश्चित तौर पर जो भी उत्सर्जन में सहायता करेगा वह रक्त से यूरिया को क्या करेगा? अलग करेगा। क्योंकि मानव यूरियोटेलिक जीव है, उन्हें यूरिया का उत्सर्जन करना है। उनके शरीर में यूरिया रक्त में पाए जाते हैं। तो दोस्तों किडनी में जो है, किडनी में जो है किडनी में जो है यूरिया युक्त रक्त लेकर के, यूरिया युक्त रक्त लेकर के पहले कोई एक रक्त नली प्रवेश करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? पहले एक रक्त नली क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो रक्त में एक ऐसी रक्त नली होती है, रक्त में किडनी में एक ऐसी रक्त नली प्रवेश करती है जो यूरिया युक्त रक्त को लेकर किडनी के भीतर जाता है। अब यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी में जो जाता है दोस्तों, वो रक्त नली जो यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी के भीतर जाता है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल आर्टरी कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वृक्क धमनी। तो मानव के किडनी में यूरिया युक्त रक्त लेकर कौन सी रक्त नली प्रवेश करती है? और ये रक्त नली किडनी के किस भाग में प्रवेश करती है? हाइलम वाले भाग में। किस भाग में? हाइलम वाले भाग में। ठीक है, मानव के किडनी में यूरिया युक्त रक्त लेकर कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है? वृक्क धमनी प्रवेश करता है। वृक्क धमनी या रीनल आर्टरी किडनी के किस हिस्से से किडनी में प्रवेश करते हैं? हाइलम। क्लियर हो गया? अब किडनी के अंतर रक्त का सफैया होगा, अर्थात रक्त से यूरिया क्या होगा? निकल जाएगा। तो अब साफ रक्त को लेकर भी एक रक्त नली बाहर निकलेगी कि नहीं? तो एक और रक्त नली दोस्तों, एक और रक्त नली यहीं से निकलती है। एक और रक्त नली यहीं से निकलती है। एक और रक्त नली यहीं से निकलती है और वो रक्त नली है आपका जो साफ रक्त को लेकर क्या होता है? बाहर निकलता है। जो साफ रक्त को लेकर क्या होता है? बाहर निकलता है। साफ रक्त को लेकर क्या होता है? बाहर निकलता है। तो हाइलम वाले भाग में एक वो रक्त नली होती है जो यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी के भीतर जाता है। वो कौन है? वृक्क धमनी। ठीक है, वृक्क धमनी। और वो एक रक्त नल, इसको कहते वृक्क शिरा। ये क्या है दोस्तों आपका? वृक्क शिरा। ये क्या आपका दोस्तों? वृक्क शिरा। ठीक है, वृक्क शिरा या रीनल वेन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं दोस्तों? रीनल वेन कहते हैं। तो दो रक्त नली होती है जो किडनी के हाइलम भाग से ही किडनी के भीतर जाती है और एक किडनी से बाहर निकलती है। भीतर जाने वाला कौन है?
धमनी। अब बाहर निकलने वाला कौन है? सिरा। बाहर निकलने वाला कौन है? सिरा। तो किडनी में यूरिया युक्त रक्त लेकर कौन प्रवेश करता है? और जब किडनी के भीतर रक्त से यूरिया निकल जाता है, अर्थात रक्त की सफाई हो जाती है, तब साफ रक्त लेकर के किडनी से बाहर कौन निकलता है? और ये वृक्क धमनी और वृक्क सिरा दोनों ही किडनी के हाइलम वाले स्थानों से निकलती है। दोनों ही किडनी कौन से निकलती है दोस्तों? अब ध्यान दीजिए कि इसी हाइलम वाले भाग से एक और नली निकलती है। इसी हाइलम वाले भाग से एक और नली निकलती है। इसी हाइलम वाले भाग से एक और नली निकलती है, और ये नली है दोस्तों यूरेटर। ये नली क्या है आपका? यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी नली। ये नली है आपका क्या दोस्तों? यूरेटर। और यूरेटर अंततः हमारे मूत्राशय से क्या होता है? जुट जाता है। यूरेटर अंततः हमारे मूत्राशय से क्या होता है? जुट जाता है। मूत्राशय से क्या होता है? जुट जाता है, और मूत्राशय से जुट करके आगे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यहां पर 3 नलियों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और तीनों ही नली किडनी के किस भाग से प्रवेश किया है? हाइलम भाग से ही प्रवेश किया है या निकला है। तो दोनों ही किडनी के हाइलम वाले भाग से 3 नली निकलती है और प्रवेश करती है वृक्क धमनी, जबकि निकलती है वृक्क सिरा और मूत्रवाहिनी नली, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूरेटर। क्या कहते हैं? तो 3 प्रश्न यहां पर समझ गए ना कि किडनी में यूरिया युक्त रक्त लेकर कौन जाएगा? साफ रक्त लेकर कौन निकलेगा? उसके बाद दोस्तों की वृक्क धमनी हो या वृक्क सिरा हो या मूत्रवाहिनी नली हो, किडनी के किस हिस्से से प्रवेश करती है? क्लियर हो गया? तो बाहरी संरचना समझ गए। अब दोस्तों आइए आगे की संरचना को समझिए। अब किडनी के आंतरिक संरचना को समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? आंतरिक संरचना को समझते हैं। कौन गया अंदर, कौन गया बाहर, ये तो समझ में आ गया ना? क्या कि नहीं आया? ये तीनों नली को पहचान रहे हैं ना? तीनों नली कहाँ? हाइलम वाले भाग में। जो जा रहा है वो धमनी है, जो निकल रहा है वो ये तो नीचा है तो मूत्रवाहिनी नली होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब हम किडनी के आंतरिक संरचनाओं को समझते। बारी तो समझ गए, उत्तल, अवतल, हाइलम, पेल्विस। बार में बस यही है, उत्तल, अवतल, हाइलम, पेल्विस। क्लियर हो गया? अब भीतरी संरचनाओं को देखते हैं। किडनी के भीतरी संरचनाओं को, तो किडनी के भीतर में 15-16 पिरामिड के समान संरचनाएं होती है। ठीक है, 15-16 कुछ पिरामिड के समान संरचनाएं होती है। किडनी के भीतरी भाग को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो भीतरी भाग में दोस्तों 15-16 पिरामिड के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है। पिरामिड ने त्रिभुजाकार पिरामिड के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है, और इस पिरामिड के समान संरचना को वृक्क शंकु कहते हैं या पिरामिड्स ऑफ किडनी कहते हैं। किडनी के भीतरी भागों में 10-15 पिरामिड के समान संरचनाएं होती है, और ये जो 10-15 किडनी के भीतरी भागों में पिरामिड के समान संरचनाएं होती है, इसे वृक्क शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वृक्क शंकु होने के कारण किडनी के भीतरी भाग आपको 2 स्पष्ट भागों में नजर आता होगा। एक जहां कुछ भी नहीं है, एक जहां किडनी बिखरा पड़ा हुआ।
तो किडनी अंदर से दो भागों में विभक्त रहती है, या किडनी अंदर से दो स्पष्ट भागों में विभाजित नजर आती है, दो स्पष्ट भागों में विभाजित नजर आती है, दो स्पष्ट भागों में विभाजित नजर आती है। और इसमें बाहरी भाग को दोस्तों कहते हैं क्या? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला भाग कहते हैं। पिरामिड के समान संरचनाएं बन जाने के कारण आपको किडनी अंदर से दो स्पष्ट भागों में बटा नजर आ रहा है कि ना आ रहा है? उसमें बाहरी भाग को क्या कहिएगा? भीतरी भागों को क्या कहिएगा? तो किडनी के आंतरिक बाहरी भागों को ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों भीतर में है। ये नहीं किडनी के बाहर को कॉर्टेक्स कहेंगे और भीतर में जाएंगे तो मेडुला हो जाएगा, नहीं। किडनी के आंतरिक संरचनाओं को जब हम देखेंगे, किडनी के आंतरिक संरचनाओं को जब हम देखेंगे तो वह दो स्पष्ट भागों में बटा नजर आता है, जिसमें बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, भीतरी भाग में। अब इस किडनी के मेडुला और कॉर्टेक्स भाग में असंख्य नलियों की समान संरचना भारी पड़ी रहती है। क्लियर है? इस किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला भाग में या किडनी के भीतरी भाग में असंख्य नलियों के समान संरचनाएं भरी पड़ी रहती है। और किडनी के भीतरी भाग में जो असंख्य नलियों के समान संरचना पाई जाती है, असंख्य नलियों के समान संरचना पाई जाती है दोस्तों, उस संरचना का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। उस संरचना का नाम क्या है? नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक किडनी में लगभग कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ये जो किडनी का आप भीतरी भाग देख रहे हैं, किडनी के जो भीतरी भाग देख रहे हैं दोस्तों, मेडुला और कॉर्टेक्स, इन भागों में असंख्य नलियों के समान संरचना पाई जाती है। असंख्य इसलिए बोल रहे हैं कि एक किडनी में कितना है? 10 लाख है। 10 लाख को असंख्य नहीं बोल सकते, 10 लाख बोलते हैं। किडनी के भीतरी भाग में करीब 10 लाख सूक्ष्म और लंबी लंबी नलियों का जाल बिछा रहता है। और ये सूक्ष्म लंबी नलियों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? और किडनी का जो भी काम है, यानी किडनी की पूरी आंतरिक संरचनाओं को जो निर्मित किया है, वो कौन किया है? चूंकि पूरी आंतरिक संरचनाओं किडनी का पूरा कॉर्टेक्स और मेडुला किडनी का किन नलियों के द्वारा बना हुआ है? नेफ्रॉन के द्वारा बना हुआ है, जिसके कारण नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यों? तो पूरा कॉर्टेक्स और मेडुला भागों को निर्मित करने में किसका योगदान है दोस्तों? किसका योगदान है? नेफ्रॉन का योगदान है। किसका योगदान है? नेफ्रॉन का योगदान है। अब ध्यान दीजिए कि नेफ्रॉन न सिर्फ किडनी की संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन न सिर्फ किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला भाग को निर्मित करती है, बल्कि नेफ्रॉन के द्वारा ही किडनी का कार्य भी संपन्न होता है। आप समझ रहे हैं कि किडनी के दो कार्य, एक उत्सर्जन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। किडनी के कितने कार्य है? 2 कार्य है, और एक आपका उत्सर्जन, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये दोनों ही कार्य किडनी जो करती है वो किसके सहायता से करती है? वास्तव में इन दोनों ही कार्य को, उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन के कार्य को, किडनी के तरफ से नेफ्रॉन ही अंजाम देते हैं। यानी कि नेफ्रॉन न सिर्फ किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला भाग को तैयार करता है, बल्कि यही नेफ्रॉन किडनी के द्वारा किए गए कार्यों को संपन्न करता है, अर्थात कार्य भी इसी के द्वारा होते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है? नलियों के समान होती है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को किडनी का क्या कहा जाता है?
और क्यों कहा जाता है इस बात को आप समझ रहे हैं ना। आखिर नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही सब के द्वारा होता है, यानी कि सारा कार्य इसी के द्वारा होता है। किडनी खराब होने का मतलब भी है किसका खराब होना, किडनी फेल हो गया मतलब कौन फेल हो गया, क्योंकि दोनों ही कार्य उत्सर्जन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन को यही अंजाम देते हैं, किडनी के भीतर यही नलियां जो है अंजाम देते हैं कार्यों को। तो अगर यही सब कुछ करता है तो एक बार इसको भी दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम अब किडनी के भीतर के जो अति सूक्ष्म और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है, जो नलियों के समान होता है, उसके संरचनाओं को देखते हैं कैसे होता है। और फिर जब नेफ्रॉन के संरचनाओं को हम समझ लेंगे उसके बाद ही हम इनके द्वारा किए गए कार्य अर्थात किडनी के द्वारा किए गए कार्य को आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। तो आइए अब समझते हैं किडनी के भीतर के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। और एक किडनी में कितना नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन एक लंबी नली के समान संरचना है जो 3 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 20 से 40 माइक्रोमीटर, सॉरी 40 से 60 ना, 20 से 40 माइक्रोमीटर। अब ध्यान दीजिए कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। तो आइए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों। किडनी में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, हाइलम है, पेल्विस है, बाहर से उत्तल है, भीतर से अतल, यही ना है। भीतर में वृक्क शंकु है जिसके कारण कोर्टेक्स और मेडुला है। 3 नलियां है, धमनी, शिरा, मूत्रवाहिनी नली। धमनी जाएगा, शिरा निकलेगा, शिरा निकलेगा, आएगा कहां से आएगा, निकलेगा दोस्तों। क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो किडनी के संरचना में कोई बहुत किच नहीं है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। किडनी में यूरिया युक्त रक्त कौन लेकर जाएगा, अभी कोई बोल रहा था मूत्रवाहिनी नली जाएगा। इधर सब आज आया है। अच्छा अगला टारगेट आप ही लोग रहिएगा, आप ही लोग से पूछेंगे, ठीक है। रोशन सर प्रेशर दिए कि आप पूछते नहीं हैं, आपका विद्यार्थी सब वैसे रहता है। कल ये पूछेंगे, पूछने में होता है 5 मिनट 10 मिनट समय बर्बाद होता है। सिलेबस लेट होगा, फिर बैचो लेट होगा कि नहीं। तो इससे हमारा कोशिश रहती है कि जल्दी देखिए, जिसको भी नौकरी करना सीरियसली रूप से खुद पढ़ेगा, और जिसको पढ़ने का मन नहीं उससे हम पूछ करके कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सब वयस्क है, आप चाह लीजिएगा हम नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ा देंगे आपको। तो रोशन सर हमको एग्जाम्पल देने लगे, वो ऐसे था उसको मारे उदरोगा बन गया, ठीक है। उसके बाद कहा कि वो ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दिया, हम भी उसको देखे थे, कहलिए ऐसा सच में संभव है। कल के बिहार में मार के डर से वयस्को पढ़ता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, ठीक है। कल के बिहार में बच्चे को नहीं मारना चाहिए, वयस्क के मार के डर से पढ़ता। कहलिए मारना तो संभव है नहीं दोस्तों, लेकिन अब टारगेट पूछाई होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद करिए, किसी दिन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, उधर से आएंगे उधर से। पीछे वाला सोच रहा होगा हम सब तो कोई दिखते नहीं, ठीक है। जितना भी ऑनलाइन वाले हैं सबको कसम देके बोल रहे हैं कि मने मन अगर उत्तर नहीं बोले आप लोग तो बहुत दिक्कत होगा फिर ऑनलाइन वाले सबको, ठीक है। आइए दोस्तों, अब किसको समझना है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है, इसलिए अवतल में हाइलम और भीतर समझिए। किडनी में कुछ नहीं था, ठीक है। बाहर उत्तल, भीतर अवतल में हाइलम और पेल्विस, अवतल में हाइलम और
भीतर में वृक्क शंकु था जिसके कारण कोर्टेक्स और उसके बाद सब कुछ यही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, समझते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, सॉरी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन, है ध्यान दीजिए, यही है दोस्तों नेफ्रॉन। अगर माइक्रोस्कोप लेकर नेफ्रॉन को देखेंगे कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं ना, दो जगह ये जो है क्वाइल्ड रहता है, एक इधर और एक इधर, मतलब थोड़ा नली इधर मुड़ा रहता है फिर निकल के जाता है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर नेफ्रॉन को निकाले तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह ये दिखाई पड़ेगा, है ना जी। अब इसके भिन्न भिन्न भागों को समझिए। ये जो कप के समान आकृति आपको दिख रहा है इसे कहते हैं वोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? वोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन में जो कप के समान संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? यह है आपका क्या, ये जो लूप के समान संरचना होती है इसे कहते हैं हेलेले का लूप। इसे क्या कहते हैं? हेलेले का लूप। क्लियर हो गया। अब नेफ्रॉन का जिस सिरा जिससे मिला है दोस्तों उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि संग्राहक नली। इसको क्या कहते हैं? संग्राहक नली। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों दो जगह नेफ्रॉन की नली थोड़ा मतलब क्वाइल्ड शेप्ट में नहीं है तो इसको कहते हैं प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कुंडलित नलिका, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबेल्स कहा जाता है इसको। और इसको क्या कहा जाता है? डिस्टल। डिस्टल, इसको आप हिंदी में क्या कहिएगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और प्रोक्सिमल को समीपस्थ कुंडलित नलिका। प्रोक्सिमल को हिंदी में क्या कहेंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड डक्ट या ट्यूबल्स कहेंगे और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूबल्स कहेंगे, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो एक नेफ्रॉन में कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5 संरचना है। यानी नेफ्रॉन की पूरी संरचना को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन के कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? वोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? उसके बाद लूप के समान संरचना को हेलेले का। नेफ्रॉन का नली अंत में जाकर जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। दो जगह कुंडलित संरचना है तो एक को समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूसरा को दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए? नेफ्रॉन के संरचना में कोई दिक्कत? तो नेफ्रॉन की पूरी संरचना को कितने भागों में बांट सकते हैं? आवाज नहीं जा रहा है? नहीं, इसीलिए तो बोले ऑनलाइन वाले को मन मन बोलना है। क्लियर हो गया? तो नेफ्रॉन के पूरी संरचना को कितने भागों में बांट सकते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? यही ऐसी 10 लाख संरचनाएं होती है, लेकिन ये जो संग्राहक नली देख रहे हैं ना ये एक गो होता है और सभी नेफ्रॉन की नलियां अंत में किससे जुड़ जाती है? संग्राहक नली। क्लियर हो गया? अब इसी नेफ्रॉन की संरचनाओं के द्वारा किडनी के द्वारा जो कार्य होते हैं वास्तव में प्रत्येक नेफ्रॉन के द्वारा ही कार्य होते हैं।
अब नेफ्रॉन के द्वारा कैसे कार्य होता है समझिए, इसको संरचना को समझ गए हैं ना। हटा देते हैं इसको। नहीं, संरचना नहीं हटा रहे हैं, इंडिकेशन जो नाम है उसको हटा रहे हैं दोस्तों। क्लियर? कार्य क्या रहते हैं आप लोग फास्ट का है ना, जल्दी 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 न बना, नहीं बना, टेंशन निकल, लिखना है, स्ट्रक्चर समझना है। नेट पर हजारों स्ट्रक्चर है, कोई भी फिगर ना समझे ना तो नेट पर सर्च करिए नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम लिखकर सर्च करिएगा ना तो डायग्राम आएगा, नहीं तो रंगीन रंगीन पिक्चर आ जाएगा, फिर उसमें उलझ जाइएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि नेफ्रॉन कैसे कार्य करे। नेफ्रॉन तो एक बात कहिए, दो रक्त नलियां, एक किडनी में प्रवेश किया था और एक किडनी से कौन प्रवेश किया था? धमनी प्रवेश किया था और सिरा बाहर निकला था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जो धमनी प्रवेश किया था अंदर में, वो धमनी अंत में प्रत्येक नेफ्रॉन तक पहुंचते पहुंचते धमनिका बन जाता है। हम रक्त नलियों के बारे में पढ़े थे कि धमनी आर्टरी आगे चलकर के बदल जाता है किसमें? धमनिका में, यानी आर्टरियोल में। किसमें बदल जाता है? तो किडनी में धमनी प्रवेश किया था यूरिया युक्त रक्त लेकर, और एक किडनी में कितना है? 10 लाख नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन तक जाना है किसको? तो धमनी जा पाएगा। इसीलिए धमनी कई भागों में बट जाता है, और धमनी जब कई सूक्ष्म नलियों में बट जाता है उसे क्या कहते हैं? धमनिका। तो धमनी जो यूरिया युक्त रक्त लेकर प्रवेश किया था किडनी में, वो धमनी किडनी तक आते आते बदल जाता है किसमें? धमनिका में, आर्टियोल में बदल जाता है। अब आर्टियोल दोस्तों, आर्टियोल जो है, आर्टियोल समझ रहे हैं ना? अब आर्टियोल जो है दोस्तों, यहां आकर के यहां मतलब बोमेन कैप्सूल में आकर के एकदम गुच्छे के समान संरचनाएं बनाते हैं, गुच्छे के समान, ठीक है। गुच्छे के समान संरचनाएं बना करके ये फिर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ये आपको क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ध्यान दीजिए यहां पर एक बार फिर से कि ये है आपका धमनिका, और ये भी क्या है? धमनी घुसा था केवल कितना? लेकिन नेफ्रॉन है 10 लाख। तो धमनी कई सूक्ष्म नलियों में विभक्त हो जाती है, और कई सूक्ष्म नलियों में जब धमनी विभक्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? और इस बात की जानकारी हम इससे पहले वाले ट्रांसपोर्टिंग में ही दे दिए थे कि धमनी बटेगा तो क्या बनेगा? आर्टरी विभक्त होगा तो क्या बनेगा? आर्टियोल बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि धमनिका जाकर के नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में कैपिलरीज में विभक्त हो जाता है। धमनिका अंत में क्या बनेगा? और इस बोमेन कैप्सूल में कैपिलरीज का एक जाल बनता है। क्या बनता है? कैपिलरीज का एक, और कैपिलरीज के इस जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? यह है आपका धमनिका। ये क्या है? आपका धमनिका है, यानी कि आर्टिरियोल। क्या है दोस्तों? और ये भी आपका क्या है? धमनिका है। ये भी आपका क्या है?
तो धमनी बटा धमनी नेफ्रॉन तक आते आते धमनिका में बट गया। धमनिका यानी कि आर्टियोल नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में जाकर के केस नलियों के जाल के समान संरचना बनाया, और केस नलियों के जाल के समान इस संरचना को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब फिर सारे कैपिलरीज आपस में मिलकर धमनिका के रूप में फिर बाहर निकल गया। अब देखिए कि एक ये वाला जो धमनिका है दोस्तों, ये वाला धमनिका ये जुटा रहता है वृक्क शिरा से। ये सारा अंत में जुट जाता किससे? और इधर का जो धमनी है दोस्तों, इधर की जो धमनी है ये जुड़ा रहता आपको किससे? वृक्क धमनी से। तो धमनिका का दो सिरा है दोस्तों। धमनिका नहीं है, ये धमनी है, ये वृक्क धमनी है। तो धमनी गया बटा किसमें? धमनी का प्रत्येक नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में कैपिलरी का जाल बना लिया, जिसे क्या कहेंगे? फिर कैपिलरी से जाल आपस में बना निकला किस रूप में? तो धमनी का एक तरफ का किससे जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से? अब देखिए वृक्क धमनी से यूरिया युक्त रक्त आ रहा है किसमें जा रहा है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में रक्त से यूरिया क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अब फिर साफ रक्त आ रहा है कहाँ? तो इधर से जा रहा है, इधर से साफ होकर निकल रहा है। और जो प्रोडक्ट गड़बड़ सरबर बन रहा है वो नीचे 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 कहाँ चला जाता है? संग्राहक नली में। कहाँ चला जाता है? संग्राहक नली में। यानी कि रक्त छनने का काम, रक्त से यूरिया होने का असली काम नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। ये यूरिया युक्त रक्त जा रहा है, ग्लोमेरुलस उससे यूरिया निकाल रहा है। यूरिया निकाल करके इस नली में, वो संग्राहक नली में आ जा रहा है, और संग्राहक नली से ही जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी नली, और मूत्रवाहिनी नली से सीधे मूत्र के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो यूरिया जा रहा है, साफ निकल रहा है। तो समझ गए संरचना को? क्लियर हो गया? अब देखिए धमनिका जो जुड़ी रहती है किससे? उसे एफेरेंट धमनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धमनिका जो जुड़ी रहती है किससे? वृक्क शिरा से। उसे क्या कहते हैं? एफेरेंट धमनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनिका जो जुड़ा रहता है वृक्क धमनी से उसे एफेरेंट, यानी ए पहले है और ई बाद में है, यानी ई वाला बाद में वृक्क शिरा से जुड़ेगा, ओ वाला ए वाला पहले वृक्क धमनी से। तो एफेरेंट और इफेरेंट में कभी कंफ्यूजन होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ए पहले होगा, यानी पहले यूरिया युक्त रक्त जाएगा और तब साफ होकर निकलेगा किससे? एफेरेंट से। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो धमनी का दो प्रकार का होगा, एफेरेंट इफेरेंट। एफेरेंट धमनी से और इफेरेंट शिरा से। क्लियर हो गया? ग्लोमेरुलस समझ गए, नेफ्रॉन समझ गए। नेफ्रॉन कैसे काज करेगा? धमनी से यूरिया युक्त रक्त आ रहा है, धमनी से आया हुआ यूरिया युक्त रक्त प्रत्येक धमनिका के माध्यम से नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के किस में जाएगा? और रक्त से यूरिया अलग करने का मुख्य काम कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। फिर ग्लोमेरुलस से साफ रक्त इस धमनिका से होते होते कहाँ? वृक्क शिरा, और वृक्क शिरा फिर किडनी से इसको लेकर के बाहर निकल जाता है। तो रक्त साफ होने का असली काम कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस कैसे बना देख लिए। और ऐसा ग्लोमेरुलस प्रत्येक नेफ्रॉन में बनता है, यानी कि केवल एक नेफ्रॉन में बनता, प्रत्येक नेफ्रॉन में। क्लियर हुआ? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि असली काम तो ग्लोमेरुलस में होता है, लेकिन आप क्या समझे थे? किडनी के दो मुक्का में उत्सर्जन के साथ साथ किया, ओस्मो रेगुलेशन उत्सर्जन के साथ साथ किया। उत्सर्जन तो हो गया, लेकिन ओस्मो रेगुलेशन होना भी है ना। तो ये जो काम होता है नेफ्रॉन में उत्सर्जन ओस्मो रेगुलेशन का, ये 3 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में संपन्न होता है। इन तीनों स्टेप को समझने के लिए स्ट्रक्चर समझ गए ना? एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है।
माया जी? वोमेन कोई दिक्कत? आइए दोस्तों, नेफ्रॉन के संरचना को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः समझिए, क्योंकि जो कुछ है सब नेफ्रॉने है। इस कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? वोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये नली कितनी जगह कुंडलित रहती है? 2 जगह। लूप के समान संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेलने का। कहां जुड़ा रहता? अंत में कहां जुड़ा रहता है? तो कोई दिक्कत है नहीं। नेफ्रॉन का तूर, ये वोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप, अंत में जुड़ा है संग्राहक नली से। धमनी प्रवेश करेगा। कौन धमनी प्रवेश करेगा? वृक्क धमनी प्रवेश करेगा। वृक्क धमनी प्रवेश करके बटेगा किसमें? धमनिका में। और धमनिका जाएगा तो इसमें बटेगा किसमें? केश नली में। केश नली में कहाँ बटेगा? केश नलियों का जो जाल बनेगा उसे क्या कहेंगे? ग्लेमेरुलस। अब फिर ये धमनिका अंत में जुटेगा किससे? वृक्क शिरा से। किससे? वृक्क। क्या ये इतने है बात है ना? बस इतने बात है। ये केश नलियों के जाल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ग्लेमेरुलस कहेंगे। अब असली काम इसी ग्लेमेरुलस में होता है दोस्तों। और सारा काम जो है, ठीक है, सारा काम जो है दोस्तों ग्लेमेरुलस के द्वारा ही संपन्न होता है और 3 स्टेप में संपन्न होता है। यानी सारा नहीं, अधिकांश काम ग्लेमेरुलस के द्वारा संपन्न होता है और 3 स्टेप में संपन्न होता है। 3 स्टेप में संपन्न होता है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लेमेरुलस में रक्त छनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लेमेरुलस में रक्त छनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे इसमें यूरिया युक्त रक्त गया और ग्लेमेरुलस क्या करता है? उस रक्त से यूरिया को अलग करता है, रक्त को साफ करता है। और ग्लेमेरुलस जो वास्तव में केश नलियों का एक जाल है, यानी कि कैपिलरीज का एक जाल है, इस ग्लेमेरुलस के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि ग्लेमेरुलस जब रक्त को छानता है तो वे रक्त के केवल यूरिया को ही नहीं अलग करता है, बल्कि रक्त के ग्लूकोज को, रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है ना। और ध्यान दीजिए, रक्त छनने का मतलब यहां रक्त के प्लाज्मा के छनने से है। कोशिकाओं को यहां से कोई मतलब नहीं है। कोशिका जस के तस रहेगा। प्लाज्मा यूरिया, अब रक्त प्लाज्मा के स्ट्रक्चर पढ़े थे ना। ग्लूकोज 180 से 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में होता है। कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में। और यूरिया 18 से 38 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में होता है कि नहीं होता है? तो यूरिया वास्तव में रक्त के प्लाज्मा में है, तो इसीलिए रक्त के से अगर यूरिया निकालना है तो रक्त के प्लाज्मा को छानना पड़ेगा दोस्तों। तो इस ग्लेमेरुलस में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो उस दौरान रक्त का सिर्फ यूरिया नहीं निकलता है, बल्कि रक्त से जल, प्लाज्मा में 90% से भी अधिक मात्रा किसकी होती है? वो जल ढेर सारे निकाल देता है। यूरियो निकाल देता है, ग्लूकोजो निकाल देता है, कोलेस्ट्रोलो निकाल देता है। यानी केवल ग्लेमेरुलस रक्त के जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजिन, यानी प्रोटीन को छोड़कर सब कुछ धीरे धीरे बहुत चीज निकाल देता है। जबकि निकलना है सिर्फ रक्त से किसको? यूरिया को। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में रक्त का ढेर सारा चीज क्या हो गया? निकल गया। अब वो साफ रक्त तो फिर आगे चलकर कहां जाएगा?
वृक्कशिरा में। अब ग्लोमेरुलस जो रक्त का जल निकाल दिया है, यूरिया निकाल दिया है, ग्लूकोज निकाल दिया है, कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया है, वो बोमेन कैप्सूल के नीचे आते 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 ये सारा कहां से गुजरता है? हेल्ले के लूप से। तो ग्लोमेरुलस में जो रक्त छनने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान रक्त का सिर्फ यूरिया नहीं अलग होता है, बल्कि प्रोटीन को छोड़कर बहुत कुछ अलग हो जाता है, जबकि सबका उत्सर्जन होना है नहीं होना है। तो यूरिया तो अलग हो गया ग्लोमेरुलस के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, लेकिन उसमें क्या हो गया कि बहुत सही सही चीज भी रक्त से क्या हो गया? अलग हो गया। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनर्अवशोषण। तो ग्लोमेरुलस ने क्या किया? ग्लोमेरुलस ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान क्या किया? तो रक्त के कई सारे चीज को क्या कर लिया? अलग कर लिया, यानी कि सही चीज को भी अलग कर लिया। यूरिया को तो क्या ही किया, लेकिन उसके बाद कई उपयोगी पदार्थों को भी ये रक्त से क्या कर दिया? तो रक्त का जो जो उपयोगी पदार्थ को ग्लोमेरुलस ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान निकाल दिया है रक्त से, उन उपयोगी पदार्थों का सारा अवशोषण हो जाता है जब वो गुजरता है इन नलियों से होकर। जैसे सारा का सारा ग्लूकोज इस यानी कि इस नली से जब गुजरता, क्या हुआ कि साफ रक्त तो चला गया किसा, जो चीज अलग हुआ वो सारा ग्लोमेरुलस के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो जो चीज रक्त से अलग हुआ वो सब इस नली में है। तो ये नली में इतनी क्षमता है कि सारे उपयोगी पदार्थ को यह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। सारे उपयोगी पदार्थ को यह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। खास करके ग्लूकोज को तो यह पूरा अवशोषित कर लेता है। और तो और ग्लोमेरुलस ने जितने चीज को रक्त से अलग किया है उनमें 99% भाग पुनः इस नली में क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। मात्र 1% जो होता है वो अंतिम रूप से संग्राहक नली में पहुंचते हैं। यानी ग्लोमेरुलस ने रक्त से जितने चीजों को अलग किया था उसका 99% भाग पुनः इस नलियों में क्या हो जाते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि केवल यूरिया छोड़ दीजिए, यूरिया के अलावे और जितना चीज ग्लोमेरुलस ने अलग किया था लगभग थोड़ा सा जल छोड़ देता है, उसके बाद लगभग इस नली में सारे चीज क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब 1% भाग जो बच गया वो 1% भाग में क्या रहता है? मुख्य रूप से वो 1% भाग में यूरिया रहता है, जल रहता है, जो अंततः किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मूत्र में कन्वर्ट होने के लिए एक और प्रोसेस का होता है और वह नाम है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब होता है एक तरह से रिलीज करना, कोई चीज बाहर निकालना। तो 1% जो चीज छूट गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में वो क्या है दोस्तों? जो अंततः क्या बन गया? लेकिन इस नलिका में सिर्फ अवशोषित करने की क्षमता नहीं है, बल्कि कुछ पदार्थों को स्रावित करने की भी क्षमता है। तो जब ये बहुत चीज अवशोषित कर लेता है, बहुत चीज का 99% चीज अवशोषित कर लेता है, तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और कुछ मिनरल अमोनिया को निष्कासित भी करता है, स्रावित भी करता है, जो अंततः जाकर किसमें मिल जाता है? मूत्र में मिल जाता है। और इन 3 चरणों के प्रक्रियाओं के दौरान इन 3 चरणों में क्या होता है? इन 3 चरणों में रक्त से सारा का सारा यूरिया अलग हो जाता है। रक्त से सारा का सारा नहीं, रक्त से अतिरिक्त यूरिया क्या हो जाता है दोस्तों? अलग हो जाता है। रक्त से अतिरिक्त यूरिया अलग हो जाता है और साथ ही साथ इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद अंततः किसका निर्माण हो जाता है? मूत्र का निर्माण हो जाता है। रक्त से यूरिया का अलग होना उत्सर्जन कहलाया, मूत्र का निर्माण होना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
प्रक्रिया जो है ओस्मो रेगुलेट है तो उत्सर्जन से ही संबंधित, लेकिन जब हमारे शरीर में जल ज्यादा होता है तो मूत्र ज्यादा बनता है, जल कम होता है तो मूत्र कम होता है। ये आप अनुभव भी किए होंगे, जिस दिन ज्यादा पानी पीजिएगा पेशाब ज्यादा लगेगा, कम पानी पीजिएगा कम लगेगा दोस्तों। तो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है एक तरह से ओस्मो रेगुलेशन से संबंधित है। तो इन तीन प्रक्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद आपका रक्त से यूरिया अलग हो गया, उत्सर्जन कंप्लीट हो गया, मूत्र का निर्माण हो गया दोस्तों, और एक तरह से ओस्मो रेगुलेशन भी हो गया। क्लियर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेशन और ट्यूबुलर सेक्रेशन को पढ़िए तो एक बार। सबसे कठिन अंगों का, सबसे अंग में अभी तक जितना भी अंग पढ़े हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसी का कार्य है। परे सोने वाले पर पूरा नजर है। दो तीन आदमी सो रहे हैं। और जिसका एकदम मूड चेहरा एकदम चकमक करता वही सो रहा है। ये बात पर नजर दिए हम। चेहरे देखकर लगता है कि मूड पूरा फ्रेश है, अब बीच में सो जा रहा है। और जिसका चेहरा लग रहा है कि सो के उठ के आ गया है और पूरा लीन है पढ़ने में, उल्टा हो रहा है। आए एक कौन कहावत है जी, सच्चाई छुप नहीं सकती है, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। वही बात हो गया है। क्लियर है दोस्तों? आज 3 स्टेप के बाद सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। रक्त से यूरिया भी अलग हो गया, अतिरिक्त यूरिया जो अलग हो गया, और मूत्र का निर्माण भी हो गया। अब ध्यान दीजिए कि मानव का जो मूत्र निर्माण होता है, मूत्र का जो निर्माण होता है इन 3 स्टेप के बाद, वो मूत्रवाहिनी नली के जरिए डायरेक्ट कहां आ जाते हैं? कहां आ जाते हैं? मूत्राशय में आ जाते हैं। अब एक वयस्क व्यक्ति के मूत्राशय में अधिकतम कितना मूत्र जमा हो सकता है? 250 ml से लेकर के कहां 300, और प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। हमारे किडनियों के द्वारा ग्लोमेरुलस में 1 मिनट में 125 ml ब्लड को छाना जाता है। अब पढ़े होंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट 125 है, पढ़े ना उसको? हाँ, उसी के लिए बोले थे पढ़िए। और 1 मिनट में ग्लोमेरुलस के द्वारा 125 ml रक्त को छाना जाता है। हालांकि ग्लोमेरुलस में 1 मिनट में 1200 से 1500 मिलीलीटर रक्त प्रवेश करता है, लेकिन वो उतना कुछ छान नहीं पाता, छान पाता है मात्र कितना? 125 ml को। और 125 ml जब रक्त 1 मिनट में छनता है ग्लोमेरुलस में, तो उसके बाद 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। यानी कि अगर आप स्वस्थ है और अपने वजन का 10% पानी 24 घंटा में पी रहे हैं, तो आपके शरीर में 1 मिनट में 1 ml मूत्र का निर्माण होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने वजन का 10% पानी पीना लाभदायक माना जाता है या बेहतर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके शरीर में 1 मिनट में 1 ml मूत्र का निर्माण होगा।
और एक वयस्क व्यक्ति का जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें 250 से 300 ml मूत्र जमा होते हैं अधिकतम। लेकिन जैसे ही मूत्राशय में 150 ml मूत्र जमा होगा तो आपको मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। यह हार्मोनल स्थिति है और मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होना मक्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्चुरेशन कहलाता है। तो मक्चुरेशन तब आते हैं जब मूत्राशय में कितना मूत्र जमा होता है? 150 ml, 150 ml। लेकिन पहली बार अगर आपको मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई है तो आप देखे होंगे कि आप उसे आसानी से रोक देते हैं। ठीक है, मूत्र त्याग नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकतम कितने मूत्र भर सकते हैं? 300 ml भर सकते हैं। इच्छा तभी उत्पन्न हुआ है जब आधा भरा है। इसीलिए मूत्र त्याग के पहली बार इच्छा जो उत्पन्न होते हैं उसको आसानी से नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि मूत्राशय में अधिकतम कितने मूत्र आ सकते हैं? 300 ml। लेकिन 300 ml के बाद दोस्तों उसको रोका नहीं जा सकता है। यानी अगर 300 ml के बाद अगर आप रोके तो इससे तीव्र दर्द होगा, क्योंकि किडनी की कार्य प्रणाली क्या हो रही है? बाधित हो रही है। वो 1 मिनट में 1 ml मूत्र का निर्माण कर रहा है और आपका जो है मूत्राशय फूल है, मूत्र जाने का जगह नहीं है। अब ग्लोमेरुलस धड़फड़ा रहा है कि क्या करे। तो 300 ml के बाद मूत्र त्याग करना आवश्यक हो जाता है। 300 ml जमा होने के बाद मूत्र त्याग करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, आइए दोस्तों अब मूत्र को पढ़ते हैं, यूरिन को। तो किडनी क्लियर ना? किडनी के बाहरी क्षेत्र उत्तल, भीतरी क्षेत्र अवतल। अवतल में हाइलम और पेल्विस, हाइलम और पेल्विस। किडनी के भीतर में 15-20 वृक्क शंकु। अब वृक्क शंकु के कारण किडनी के भीतर बन जाता है कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला नेफ्रॉन नामक नली से बनती है। नेफ्रॉन को किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि रचना भी नेफ्रॉन से बनता है और कार्य भी नेफ्रॉन से होता है। नेफ्रॉन एक नली समान संरचना है जिसके 5 भाग है दोस्तों। बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेल्ले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नली। उसके बाद आप देखें कि बोमेन कैप्सूल में धमनी, धमनिका और अंततः केश नलियों का जाल बनाकर ग्लोमेरुलस बनाया। ग्लोमेरुलस में ही रक्त छन्ने की प्रक्रिया हुई जिसका नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन हुआ, कुछ ट्यूबुलर सेक्रेशन हुआ, अंततः मूत्र का निर्माण हो गया। ये मूत्र क्या है दोस्तों? तो एक स्वस्थ एवं वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। एक क्वेश्चन है, धमनिका के ऊपर जो खुली नली है उसका क्या काम है? धमनिका के ऊपर की खुली नली, धमनिका के ऊपर कौन सी खुली नली? कोई खुली नली तो थी नहीं। कौन? देखा? और वो संग्राहक नली है दोस्तों। 1 मिनट, हम समझ गए क्या है क्वेश्चन। ये नली ना, ये धमनिका है। ये संग्राहक नली, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं इसको, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ सबको मूत्र यहाँ आकर जमा होगा तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो धमनिका इसके ऊपर नहीं रहती है, इसके ऊपर, यानी कि ये फिगर बन गया ऐसे, तो इसके ऊपर से ही निकलती है। तो ह्यूमन यूरिन, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन होता है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करता है। अब एक व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन का त्याग तब करेगा जब वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा। ठीक है, और पानी की जो अनुमानित मात्रा होती है कि एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, एक तो एक लंबा डिबेट का विषय कि एक व्यक्ति को कितना पानी पीनी चाहिए, क्योंकि तथ्य इतने, प्रमाण इतने कि कोई ऐसे भी है कि पानी पीने नहीं चाहिए। ठीक है,
यानी कि पानी को पानी की तरह नहीं पीनी चाहिए। बहुत ऐसे लेक्चर है, लेकिन अनुमानतः एक व्यक्ति को अपने वजन का 10% पानी पीनी चाहिए एक दिन, अर्थात 24 घंटा में। अगर एक व्यक्ति अपने वजन के 10% पानी 24 घंटा में पी रहा है तो उसके शरीर में मूत्र कितना बनेगा? 1 से 1.5 लीटर। अब अगर हम मूत्र की संरचना को समझे तो मूत्र की संरचना में 96% केवल किसकी मात्रा रहती है और 4% आपको इसमें क्या रहता है? ठोस पदार्थ। मूत्र की संरचना में जल की मात्रा कितनी होती है? 96%, यानी मूत्र का अधिकांश भाग जल ही है। 4% उसमें क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। अब 4% ठोस पदार्थ में दोस्तों, 4% ठोस पदार्थ में 2% क्या होता है? यूरिया होता है। 2% क्या होता है? यूरिया होता है। और 2% में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो 3 चीज आप याद रखिए। यूरिक अम्ल, वो क्या है? यूरिक अम्ल। उसके बाद क्रिएटिनिन, ध्यान रखिएगा, यानी मूत्र में क्रिएटिनिन की उपस्थिति किसी भी प्रकार के अस्वस्थता की निशानी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में क्रिएटिनिन होता है। और तीसरा होता है आपको क्या? अमोनिया। और भी कई मिनरल्स होते हैं, लेकिन अन्य 2% में 3 प्रमुख है। यूरिक अम्ल सबसे ज्यादा, दूसरा क्रिएटिनिन और तीसरा अमोनिया। तो मानव मूत्र की संरचना देख लिए किस प्रकार की होती है। मानव मूत्र का 96% भाग जल से निर्मित होते हैं। जो ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। 4% में 2% सिर्फ क्या होते हैं? यूरिया होते हैं। यानी कि मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया की होती है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? शेष 2% में मुख्य रूप से 3 प्रकार के यौगिक रहते हैं। यूरिक अम्ल रहते हैं, क्रिएटिनिन रहते हैं और अमोनिया रहते हैं। यूरिक अम्ल रहते हैं, क्रिएटिनिन रहते हैं और हालांकि और होते जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ उपस्थिति होती है। अन्य जैसे पोटेशियम लवणों की कुछ उपस्थिति होती है, लेकिन अन्य 2% में 3 चीज मुख्य है। उसके बाद दोस्तों कि मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक समान वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक दिन कितने मूत्र बनते हैं? 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश मूत्र त्याग बढ़ जाता है। शरीर के द्वारा सामान्य से अधिक मूत्र त्याग होना डाययूरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाययूरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मान लीजिए कि 1 से 1.5 लीटर के अलावा किसी को 2.5 लीटर रोज यूरिन निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? डाययूरेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य से अधिक मूत्र त्याग की स्थिति को क्या कहते हैं? डाययूरेसिस कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो डाययूरेसिस के लिए जिम्मेदार है उसे डाययूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाययूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है, जिससे मूत्र त्याग क्या होता है? बढ़ जाता है। मूत्र त्याग का बढ़ना क्या कहलाता है? डाययूरेसिस। मूत्र त्याग का बढ़ना क्या कहलाता है? डाययूरेसिस। और ऐसे पदार्थ जो डाययूरेसिस के कारण है, अर्थात मूत्र त्याग की मात्रा को बढ़ाते, उसे क्या कहते हैं? डाययूरेटिक समतल में आता ग्लूकोज। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो मूत्र ज्यादा बनेगा। दूसरा डाययूरेटिक में तरह यूरिया। अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गया, वो भी मूत्र त्याग क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगर आपके भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई तो भी ऐसी स्थिति बनेगी, आपका मूत्र त्याग बढ़ जाएगा। तो डाययूरेटिक सब्सटेंस में आप 2 चीजों को याद रखिए, ग्लूकोज और यूरिया बढ़ने से और प्रोटीन घटने से। अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाइएगा, मूत्र ज्यादा त्याग होगा। अगर आप ग्लूकोज यूरिया आपके रक्त में ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति भी क्या हो जाएगा? डाययूरेटिक का हो जाएगा। क्या हुआ जी? जाने दीजिए।
चलिए, तो मूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें याद रखने वाले तथ्य ज्यादा है। जैसे पूछ सकता है मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। देखिए कितना होता है, 1.015 से लेकर 1.025। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, यानी मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र की प्रकृति, लेकिन पीएच परिसर बदलते रहता है और यह बदलाव 4.5 से लेकर 8.2 तक होता है। 4.5 से लेकर 8.2 तक होता है। सामान्य से अधिक मूत्र त्याग की स्थिति को क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायूरेसिस हार्मोन के कमी और अधिकता के कारण भी उत्पन्न होता है। और कौन से हार्मोन की कमी का अधिकता कारण होता है दोस्तों, तो अगला चैप्टर हार्मोन का ही है, उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि किन्हीं किन्हीं कारणों के कारण, ये तो वाक्य गड़बड़ा गया, किन्हीं किन्हीं कारणों के कारण, किन्हीं किन्हीं कारणों से किडनी में कई प्रकार के गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। और जब भी किडनी में गड़बड़ियां उत्पन्न होती है तो उसका दो ही अर्थ होता है, या तो बोमेन कैप्सूल में कुछ हो गया है या ग्लोमेरुलस में कुछ हो गया है। आप देख रहे थे ना, किडनी के अंदर का कार्य 3 स्टेप में संपन्न हुआ था, लेकिन मुख्य स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मुख्य स्टेप क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के द्वारा अंजाम दिया रहा था। बात मत कीजिए, जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। तो अगर किडनी में खराबी आता, मान लीजिए कोई किडनी खराब कर दिया, किडनी इसका खराब हो गया, तो दो ये चीज हो सकते हैं, या तो बोमेन कैप्सूल में कुछ हुआ या फिर ग्लोमेरुलस में, और कुछ नहीं। और कहीं पर कुछ हो ही नहीं रहा है अच्छा से, वहीं पर सारा कम हो रहा था, मुख्य कम हो रहा था, 99% कम हो रहा था। तो कभी कभी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे किडनी खराब हो जाते हैं, वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। और वो स्थिति कौन कौन सी है उसको पढ़िए, ये भी यादें करने वाला तथ्य है। जैसे अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए और मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं, गायकोसूरिया। क्या कहते हैं, हालांकि इसको डायबिटीज भी कहा जाता है, गायकोसूरिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया का धीमी होना क्या कहलाता है, ओलिगुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, और ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाता है, एनूरिया कहलाता है। मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिनूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिनूरिया कहलाता है। तो ये सब पारिभाषिक शब्द है, इसको याद करिएगा। क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक पारिभाषिक शब्द है और इसको आप याद करके रखिए। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरेमिया। ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है, क्या, ओलिगुरिया। बंद हो जाना एनूरिया, बंद हो जाना एनूरिया है, धीमा होना ओलिगुरिया है। मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 3 नंबर में देखिए, ओलिगुरिया एनूरिया है ना, ये एक के साथ दे दिए हैं तो थोड़ा आपको लग रहा होगा। तो ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त छनने की प्रक्रिया धीमी होना ओलिगुरिया, और बंद हो जाना यानी एनूरिया की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर एक किडनी खराब हो गया है तो व्यक्ति एक और किडनी के सहायता से सामान्य जीवन जी सकता है। 2 किडनी है, क्या होगा अगर एक किडनी कार्य करना बंद कर दे, तो व्यक्ति सामान्य जीवन जीता रहेगा और उसके शरीर का सारा उत्सर्जन का कार्य एक ही किडनी के द्वारा संपन्न होने लगेगा दोस्तों। और ऐसी स्थिति में किडनी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वो सामान्य से थोड़ा बड़े हो जाते हैं। यानी एक किडनी पर भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है, एक किडनी पर भी सामान्य जीवन जिया सकता। उसके बाद आप डायबिटीज इंसिपिडस को पढ़िए, वही रोग में है डायबिटीज इंसिपिडस।
देखिए डायबिटीज दो प्रकार, एक डायबिटीज मेलिटस, एक डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार मूत्र त्यागने की जो बीमारी है डायूरेसिस, डायूरेसिस जब हो जाए तो उसी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रीनल केलकाई पढ़ रहे हैं, रीनल केलकाई। हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, किडनी में पथरी हो गया, किडनी में स्टोन हो गया। तो किडनी स्टोन को साइंस के क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में क्या कहा जाता है? रीनल केलकाई कहा जाता है। यानी रीनल केलकाई आम बोलचाल की भाषा में हुआ किडनी में पत्थर, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने से होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो किडनी समझ गए, किडनी के क्या क्या कार्य है? रक्त से यूरिया को अलग करना और मूत्र का निर्माण करना, रक्त से यूरिया को अलग करना और मूत्र का। तो किडनी के कितने कार्य हुए? और ये दोनों कार्य किडनी के भीतर नेफ्रॉन में मुख्य रूप से बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के द्वारा संपन्न हुआ। कितने स्टेप पे? 3 स्टेप में मूत्र का निर्माण हुआ और जो जो अनियमितताएं उत्पन्न हुई आप देख ही लिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जन को अंजाम कौन देता है? किडनी। मुख्य रूप से अंजाम कौन देता है? किडनी देता है। लेकिन कुछ और भी अंग हैं जो उत्सर्जन में अपनी भूमिका अदा करते। क्लियर है बात? समझ रहे ना? मानव मुख्य रूप से यूरियोटेलिक जीव है, वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जन करने के लिए किडनी जिम्मेदार है। लेकिन क्या मानव के शरीर में मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ के रूप में केवल यूरिया ही बनते हैं? तो मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ के रूप में सही है कि यूरिया ही बनते हैं, लेकिन क्या मानव में एकमात्र यूरिया ही उत्सर्जनशील पदार्थ है? ऐसा नहीं है दोस्तों। मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ यूरिया जरूर है, लेकिन यूरिया के अतिरिक्त भी हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जनशील पदार्थ बनते हैं। यानी यूरिया के अतिरिक्त भी हमारे शरीर में कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक है। तो यूरिया के अतिरिक्त जो अन्य उत्सर्जनशील पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निष्कासित करने के लिए कुछ और अंग है हमारे शरीर में, जिसे सहायक उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और सहायक उत्सर्जी अंग में कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो पहला आता है आपका क्या? त्वचा आता है, त्वचा आता है। और त्वचा उत्सर्जन में किस तरह सहायक है? तो त्वचा में 2 ग्रंथि है दोस्तों, एक श्वेत ग्रंथि है या अंग्रेजी में स्वीट ग्लैंड कहते हैं, और ये दोस्तों त्वचा के ऊपरी परत यानी किस में है? एपिडर्मिस में। और दूसरा त्वचा में कौन ग्रंथि है? सीबम ग्रंथि है, जो निचली परत यानी कहां पर है? डर्मिस में। इसकी जानकारी हम आपको बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर में ही दिए थे कि श्वेत ग्रंथि एपिडर्मिस वाली यानी ऊपरी परत में है और सीबम ग्रंथि डर्मिस यानी निचली परत में। तो त्वचा में ये दोनों ग्रंथियां मौजूद है। श्वेत ग्रंथि से श्वेत निकलता है, श्वेत यानी कि पसीना निकलता है, और सीबम ग्रंथि से सीबम निकलता है। सीबम एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है। वैसे हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, पसीने निकलने का मुख्य कारण, मुख्य मैकेनिज्म यह है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। मानव एक समतापी जीव है। इसका शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री बना रहना अनिवार्य है। इसीलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही बना रहे, इसी के अनुकूल हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीने जो निकलते हैं उसका मुख्य प्रयोजन शरीर के तापमान को 37 डिग्री बनाए रखना, अर्थात नियंत्रित करते रहना। लेकिन पसीने के साथ साथ अधिक लवण जो हमारे शरीर में होते हैं वो बाहर निकलते जाते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया, और WHO का रिपोर्ट है कि भारत के लोग जो है ना, जितनी नमक की मात्रा चाहिए उससे 20 गुना अधिक नमक खाते हैं। ज्यादा नमक खाना हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है दोस्तों, ठीक है, यानी उच्च रक्तदाब से पीड़ित हो सकते हैं अगर सोडियम क्लोराइड जैसे लवण की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाए।
और स्थिति भारतीय लोगों की क्या है कि भारतीय लोग आवश्यकता से कितने गुना अधिक नमक खाते हैं? 20 गुना अधिक नमक खाते हैं। सोचिए कितना नमक खाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कहिए कि 20, इसीलिए दोस्तों भारत में हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा है अन्य देशों की अपेक्षा है, और ये नमक खोने की प्रकृति है। तो नमक सीमित मात्रा में, लेकिन मोनेगा आदमी तब ना, क्या जी, बहुत आदमी ऊपर से नमक लेकर खाएगा क्या? नहीं, सब कुछ बना फिर भी नमक चाहिए। और तो और गांव से में जो भोज होता है वहाँ एक अलग आइटम नमक चलाना पड़ता है। देखे है ना इस बात को? हाँ, नमक नहीं दीजिएगा भारी बवाल हो जाएगा। तो स्थिति ये है। और हमारी जो हैबिटेट है उसमें भी मिठाई कम, नमकीन चीज ज्यादा है। ठीक है, 5 रुपए का रसगुल्ला नहीं खाएंगे, 10 टका वाला समोसा खाएंगे। तो हमारी जो खाने पीने की प्रवृत्ति है, एक बात बोले कि लोग मीठा से ज्यादा नमकीन पसंद करते हैं, हमारे कहने का अर्थ ये है, रसगुल्ला 5 रुपये हम नहीं मिलता होगा। ठीक है, मतलब भारतीय लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वे नमकीन पर ज्यादा आश्रित है, उसमें और नमक है तो नमक बहुत ज्यादा खाते हैं। जब अतिरिक्त लवण होते हैं, अतिरिक्त लवण सारे के सारे कहिएगा कि ग्लैमरस निकाल देगा तो वो संभव उसके लिए नहीं है। वो अतिरिक्त लवण पसीने के साथ भी क्या होते हैं? निकल जाते हैं। सीबम से सीबम निकलता है। सीबम एक तैलीय पदार्थ है। आप जानते हैं कि हमारे त्वचा के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, और उन छोटे छोटे छिद्र से होकर के पसीना अर्थात स्वेद क्या होते हैं? बाहर आते हैं। लेकिन उन छोटे छोटे जो छिद्र है वो एकदम सिंगल वे है, आ सकता कोई जा नहीं सकता है, यानी उस सूक्ष्म छिद्र से पसीना निकल सकता है। लेकिन जब हम नहाते हैं या पानी में भीगते हैं, उन छिद्रों से पानी अंदर जाता है? नहीं जाता। जाता तो एक अलग टेंशन होता। नहीं जी, नहीं। अभी पोछने का समस्या उतना ज्यादा है नहीं। सोच कर रखे हैं क्या करना। तो आइए, तो उन स्वेद जो सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र है जिनसे स्वेद अर्थात पसीना निकलता है, लेकिन उससे बाहर से कुछ जा नहीं सकता है। ऐसा क्यों जानते हैं? ऐसा इसलिए कि हमारे त्वचा के ऊपर एक जलरोधी परत बना हुआ है, और यह जलरोधी परत किसके द्वारा बनता है? सीबम से बनता है। सीबम ही हमारे त्वचा को ऑयली बनाकर रखता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो हमारा सीबम के अभाव अगर जब हो जाता है तो हमारे त्वचा रूखे सूखे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? रूखे सूखे पड़ जाते हैं। या फिर सीबम की जब अधिकता होती है, सीबम की कमी होंगे त्वचा रूखे सूखे हो जाएंगे, और सीबम की अधिकता हो जाएगी तो त्वचा पर रोए बनने लगेंगे। रूसी बालों की जो रूसी की समस्या होती है अत्यधिक सीबम के कारण ही होती है दोस्तों। ठीक है, अब वो शैम्पू सबसे नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत है ना, डैंड्रफ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैंड्रफ। रुए बनने की जो समस्या है वो कहां से आती है? यानी ये लगातार बनते रहते हैं। अब बहुत आदमी की शैम्पू से अस्थाई समाधान। अस्थाई समाधान का मतलब जानते हैं क्या? सीबम को निकलने से बंद कर देना। सीबम निकलने से बंद होगा, माथा जो एकदम चरचराते रहेगा भर दिन। ठीक है, ज्यादा शैम्पू लगाने से या रोज शैम्पू लगाने से माथे दर्द करने लगते हैं। क्यों? तो आप अगर रोज शैम्पू लगाइएगा तो रोज सीबम को हटा दीजिएगा। सीबम नहीं हटेगा तो आपका त्वचा तेलिए नहीं बन पाएगा। उसके बाद श्वेत जो नलियां है वो भी अवरुद्ध होने लगेंगे। तो सीबम का मुख्य प्रयोजन जलरोधी परत को बनाए रखना है। सीबम का मुख्य प्रयोजन क्या बनाना है? जलरोधी परत बनाकर रखना। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे त्वचा में जो मॉइस्चर बने रहते हैं वो किसके कारण बने रहते हैं? सीबम के कारण बने रहते हैं। तो एक सहायक उत्सर्जी अंग कौन है? दूसरा सहायक उत्सर्जी अंग है कौन? लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? फेफड़ा क्या करते हैं? फेफड़ा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फेफड़ा श्वसन के दौरान निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालने का काम करता है। श्वसन की प्रक्रिया पढ़े थे जो प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। उस श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बने थे कि नहीं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर निकालता है? फेफड़ा बाहर निकालता है। प्रतिदिन 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े से बाहर निकलते हैं।
उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन की प्रक्रिया जो हुई थी C6H12O6 यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई थी, बना था क्या? CO2 बना था, जल बना था और 38 ATP बना था कि ना? ठीक है, हर जगह आपको 6 लगा दीजिए। तो ये जो हमको जरूरी है सिर्फ श्वसन में किसका, इसको बाहर निकालने में कौन योगदान देते हैं? लंग्स। तो श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यानी जल बनते हैं वे फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकलते हैं और एक दिन में 18 लीटर CO2 और 400 ml जलवाष्प हमारे फेफड़ा से होकर बाहर निकलते दोस्तों, यानी नाकों के माध्यम से। इसके अलावे हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें वाष्पशील अशुद्धियां मौजूद रहती है। कैसी अशुद्धियां? वाष्पशील अशुद्धियां मौजूद रहती है। वाष्पशील अशुद्ध, जैसे आप लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, प्याज खाते हैं। जैसे कोई प्याज खाएगा, कच्चा प्याज खाएगा, पकड़ लीजिएगा प्याज का आया है, नहीं पकड़ लीजिएगा, गंध मारेगा उसका मुंह। कहां से आ रहा है? मुंह तो बंद किए हुए है, नाक से आ रहा है दोस्तों। वो प्याज खाया और प्याज में वाष्पशील अशुद्धियां थी, वो वाष्पशील अशुद्धियां कहां चला गया? फेफड़ा में चला गया और फेफड़ों के माध्यम से वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा, फैल रहा और सबको पता लग रहा है कि प्याज खा के आया है। तो हम जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, इन सब पदार्थों में कुछ वाष्पशील अशुद्धियां मौजूद रहती है। क्या रहती है? वाष्पशील अशुद्धियां मौजूद रहती है। इन वाष्पशील अशुद्धियों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? वाष्पशील अशुद्धियों को भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। तो दूसरा सहायक उत्सर्जी अंग कौन हो गया? लंग्स। क्या किया देख लिया। और तीसरा है हमारा कौन? लीवर, यकृत। ये तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक उत्सर्जी अंग है। अगर आप कहिएगा कि सहायक उत्सर्जी अंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो वो लीवर है। मानव मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। और पता नहीं कि यूरिया कहां से बनता है। यूरिया हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये यूरिया बना कैसे? तो सब कुछ का कारण है दोस्तों क्या? प्रोटीन। जब हम प्रोटीन खाते हैं और प्रोटीन का जब अंतिम रूप से उपयोग कर लेता हमारे शरीर, तो हमारे शरीर में बनता है क्या? अमोनिया बनता है। इसको हम बदल देते हैं अमीनो एसिड में। किस में बदल देते हैं दोस्तों? अमीनो एसिड में बदल देते हैं। ये उपयोगी पदार्थ है। लेकिन जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पूरा उपयोग हो जाता है दोस्तों, तो अंततः उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है दोस्तों शरीर के लिए। क्यों खतरनाक है? तो अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है, आर्हेनियस का नियम पढ़े हैं। आर्हेनियस का कहना है कि जिसमें H+ होगा वो अम्ल होगा। ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देने में सक्षम है वो अम्ल होगा, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देने में है वो क्षार होगा। आर्हेनियस का जो एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट है, आप नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन बता ये रहे कि आर्हेनियस का जो एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट है उसका एक बहुत बड़ा अपवाद है अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन देने की क्षमता है, जबकि ये अम्ल नहीं है, बल्कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और अमोनिया की एक विशेषता यह हो गया कि इसका जलीय विलयन क्षारीय है, और उसके बाद ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, अत्यधिक। तो जैसे ही हमारे शरीर में अमोनिया बनता है दोस्तों, अमोनिया बना तो वह हमारे शरीर को तुरंत क्या बना देगा? तुरंत, इसलिए कि यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। हमारे शरीर का सारा रासायनिक अभिक्रिया किस माध्यम में हो रहा है? जलीय माध्यम। तो अमोनिया बनेगा तो तुरंत हमारे शरीर क्षारीय बन जाएंगे, और अगर पूरा शरीर क्षारीय बन गया तो शरीर का वो सारा प्रक्रिया रुक जाएगा, जिसके लिए अम्लीय या उदासीन माध्यम की आवश्यकता है। जैसे अमाशय का कार्य बिल्कुल रुक जाएगा।
और ऐसी स्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि अमोनिया सभी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होते हैं, ये जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, इसलिए शरीर में तुरंत फैलकर शरीर को क्षारीय बना देते हैं, जिससे शरीर की वे सभी प्रक्रियाएं रुक जाती है, जिसके लिए अम्लीय और उदासीन माध्यम का होना जरूरी है। लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? अमोनिया को तुरंत बदल देता है किसमें? और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। हमारे शरीर में बनने वाले सारे अमोनिया को तुरंत किसमें बदल दिया जाता है? शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने वाली इकाई कौन है? लीवर है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया है, यह प्रोटीन के अंतिम रूप से पाचन से आया और यूरिया बन करके आप सीधे चला गया कहां पर? रक्त में। यूरिया कहां पर चला गया दोस्तों? रक्त में। अब रक्त से यूरिया अलग करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो रक्त से यूरिया अलग करने की जिम्मेदारी किसकी है? किडनी की है। किसकी है दोस्तों? किडनी का। और किडनी रक्त से यूरिया को अलग करके कहां डाल दिया? मूत्र के। अमूत्र के माध्यम से यह क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए कि मूत्र में जो बाहर निकलता है उस मूत्र में क्या रहता है? यूरिया रहता है। क्या रहता है? और हम जहां मूत्र त्याग करते हैं वहां ऐसे बैक्टीरिया रहता है जो मूत्र के माध्यम से बाहर जो निकले यूरिया को तुरंत किसमें कन्वर्ट करता है? अमोनिया। और मूत्रालय से जो तीक्ष्ण गंध आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की। अमोनिया की दो विशेषताएं पहले पढ़ लिए थे कि ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील है। ठीक है, जल में बहुत ज्यादा क्या है? यह घुलनशील है। उसके बाद दूसरी विशेषता यह थी कि अमोनिया का जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। और तीसरी विशेषता अमोनिया में बड़ी तीक्ष्ण गंध होती, बहुत तीक्ष्ण गंध। तो बाथरूम सब में देखिएगा मूत्र त्याग के बाद जो गंध आती है वास्तव में गंध किसका है? लेकिन आप देखे होंगे बाथरूम जब गंद मारता है पानी गिरा देते, गंद समाप्त। क्यों? तो अमोनिया जल में बहुत ज्यादा क्या है? जैसे आप पानी गिराते हैं अमोनिया उसमें जाकर घुल जाता, अंदर चला जाता है। अब पीछे पाइप से निकलेगा, पड़ोसी को तंग करेगा क्या? पीछे नहीं निकला रहता जी। तो मूत्रालय से आने वाली तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया है। यानी अमोनिया ही यूरिया में बदला था, फिर यूरिया के रूप में बाहर निकलकर क्या बन गया? बाथरूम में जब तीक्ष्ण गंध आती है तो पानी गिरा देने के बाद गंध तुरंत क्यों समाप्त हो जाती है? इस बात को समझे कि नहीं? क्योंकि अमोनिया जल में बहुत अधिक ज्यादा क्या है? तुरंत घुल करके अंदर चला जाता। अमोनिया खत्म, गंध खत्म। तो लीवर किस तरह काम करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अब ध्यान दीजिए, जो जितना प्रोटीन खाएगा उसके मूत्र में उतना ही ज्यादा क्या निकलेगा? यूरिया। यानी कि यूरिया मूत्र में जितना ज्यादा होगा, आप जितना अधिक प्रोटीन खाते हैं, यूरिया जो बनता है वो प्रोटीन के अंतिम रूप से उपयोग कर लेने के बाद बनता है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? तो सहायक उत्सर्जी अंग में सबसे जो मुख्य काम है उसका किसका है? लीवर का है। मुख्य काम किसका है? लीवर का है। और उसके बाद बड़ी आंत है। पढ़िए तो बड़ी आंत के बारे में। जब हमारे शरीर में कुछ लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, बातचीत नहीं, ध्यान दीजिए, ध्यान बनाइए ना, दरोगा न बनना है।
आलतू फालतू नौकरी रहता तो छोड़ भी देते क्या। हाँ, त्याग करने के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा त्याग मांगता है। ठीक है, तैयारी करने में 2-3 बार रोना नहीं आएगा तो फिर क्या तैयारी आपका हुआ। ठीक है, मजा से कभी आप दरोगा नहीं बन सकते। इसीलिए जब मन उब जाए पढ़ते पढ़ते, जब मन उब जाए पढ़ते पढ़ते, जब आपको लगे कि अब हमसे होगा नहीं, तब आप सोचिएगा कि दरोगा बनने के लिए ये सब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो ये मत सोचिए कि थक गए हैं। थक आप जबे करिएगा, सब थकता है, हम भी थकते हैं। ये मत सोचिए कि भूखे हैं, बहुत आदमी युवावस्था में बहुत को भूखा रहना पड़ता है। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे समोसा पर दिन खेपता था तब जाके दरोगा बना है। ये मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दरोगा की तैयारी बहुत ज्यादा त्याग मांगता है। त्याग करने में जो सक्षम है वो वर्दी पहनेगा और बिहार का सेवा करेगा। लेकिन जिसको त्याग करने के में डर लगता है, भूखे रहने से डर लगता है, ठीक है, फुंसी हो गया तब जाता है डॉक्टर से दिखाने, तो ऐसे चीजों से, हाँ क्या जी, फुंसी होगा जाता है त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास। अरे जवान आदमी है, कुछ से कुछ होते रहता है। ठीक है, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब पेट में 2 दिन गैस बन गया, नंबर लगा दिए पारस हॉस्पिटल में। अरे वैसे बना होगा गैस, ठीक है, इधर उधर। युवावस्था में आपकी किडनी ठीक है, फेफड़ा ठीक है, लीवर ठीक है, और किसी का कुछ औकात ही नहीं है शरीर में कि कुछ कर लेगा। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में लवणों की मात्रा अधिक हो जाए, सोडियम अधिक हो जाए, लोहा अधिक हो जाए, तो ऐसे लवणों को इकट्ठा करता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य काम है कि हम जो भोजन जितनी मात्रा में लेते सारे तो पचते नहीं है, अपच भोजन को स्टोर करना और समय समय पर उसे क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो सहायक उत्सर्जन अंग का कितना, सहायक उत्सर्जी अंग की संख्या कितनी है? 4। तो क्लियर हो गया। किडनी का जो डिसऑर्डर है इसको हम नहीं बताएं तो डिसऑर्डर याद कर लीजिएगा। किडनी के जितने भी डिसऑर्डर है वो याद कर लीजिएगा। प्रश्नों को बनाकर रेडी रहिएगा और अगले क्लास में हम प्रश्नों पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट में 100 प्रश्न क्लियर करेंगे। तो प्रश्नों को बनाकर आप लोग रेडी रहिएगा। आइए मिलिए नेक्स्ट क्लास में।